वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी हॉक करियर। इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 राइट, प्लस टू सेकेंड ईयर अकाउंटिंग के चैप्टर 2, जहाँ पे हम देखेंगे फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट राइट। सो प्रीवियस के क्लास में हम देखे थे फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, जहाँ पे एडजस्टमेंट का एंट्रीज नहीं हुआ करता था। अब सेकेंड चैप्टर में जो है फाइनल अकाउंट के साथ साथ हम प्रिपेयर करेंगे उनके एडजस्टमेंट एंट्रीज को भी एंट्री करेंगे, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंड देन बैलेंस शीट में राइट। जहाँ पर जिनका एंट्रीज होगा तो उसके भी हम डिटेल्स में हम एक्सप्लेन करेंगे। सो हम इंट्रोडक्शन क्लास रखेंगे, देन इंट्रोडक्शन क्लास के बाद इलस्ट्रेशन क्लास आएगा, जहाँ पे हम बीट बाय बीट कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, देन आएंगे हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की राइट। सो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन यहाँ पे राइट किए हैं, तो देखते हैं क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन एंड नीड। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट इंट्रोडक्शन एंड नीड में बोलता है कि फाइनल अकाउंट को हम क्यों प्रिपेयर करें। ठीक है, इसका नीड क्या है। सो नीड अगर देखें तो यहाँ पे लिखा है, आफ्टर ascertaining the arithmetical accuracy of the books of accounts, a trader has to ascertain the trading result and the financial position। ठीक है, तो एक एक्यूरेसी, हमारा बिजनेस में जो कैलकुलेशन चल रहा है, यानी हमारे जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहे हैं, नेट प्रॉफिट आ रहे हैं, इनमें कैलकुलेशन सही है या नहीं है, या फिर कुछ है ना कैलकुलेशन में कहीं रॉन्ग हो गया है, जिससे हमको पता नहीं चल पा रहा है एग्जैक्टली हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो रहा है कि नेट प्रॉफिट क्या हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ताकि उसके एक्यूरेसी को पता चल सके। क्योंकि नॉर्मली आप बिजनेस रन कर रहे हैं, अगर कोई अकाउंट्स नहीं मेंटेन कर रहे हैं, तो हमारा जो ह्यूमन मेमोरी है इतना हाई पावर नहीं है कि इतने सारे ट्रांजैक्शंस को मेमोराइज कर सके एंड फाइनल अकाउंट को अपने ही ब्रेन में कैलकुलेट कर सके। तो इसलिए हम एक फाइनल अकाउंट ठीक है प्रिपेयर करते हैं। सो फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट प्रिपेयर करते हैं। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होगा, देन ट्रेडिंग अकाउंट होगा, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, एंड देन आफ्टर बैलेंस शीट होगा। ठीक है, अगर आपका नॉर्मली ट्रेडिंग कंपनीज है तो अकाउंट आपका स्टार्ट होगा ट्रेडिंग कंपनी से। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट। सो यहाँ पे हम देखेंगे, बोलता है कि हम क्यों फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ताकि हम एक्यूरेसी जान पाए। ठीक है, कि हमारा जो बिजनेस चल रहा है उसमें जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं ये ठीक ठाक है या नहीं। ठीक है, ए ट्रेडर हैज टू ascertain द ट्रेडिंग रिजल्ट्स। तो फर्स्ट ट्रेडर क्या करता है, ट्रेडिंग रिजल्ट्स फाइंड आउट करता है। इन्हीं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम पीएल अकाउंट भी प्रिपेयर करते हैं। देन एंड द फाइनेंशियल पोजीशन, जैसे कि हमको प्रीवियस क्लास में भी पता था कि डिस्कस भी हम किए थे इसके ऊपर, कि फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है बैलेंस शीट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस शीट। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर होने के बाद हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साइमल्टेनियसली प्रिपेयर होते हैं एक साथ। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट, जो कि शो करता है बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन। यानी हर साल हम बिजनेस हमारा ग्रो कर रहा है और कितना परसेंट ग्रो कर रहा है, ये सारा जो है हम फाइनेंशियल पोजीशन से ही जान सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी कंपनी में आपको शेयर मार्केट में सपोज शेयर खरीदना है किसी कंपनी का, तो आप कैसे खरीदेंगे, उस कंपनी का आपको फाइनेंशियल पोजीशन देखना होगा। ठीक है, सो फाइनेंशियल पोजीशन देखकर आपको पता चल जाएगा कि कंपनी ग्रो कर रहा है या फिर ग्रो नहीं कर रहा है। ठीक है, और कितने रेट में वो ग्रो कर रहा है, तो उस हिसाब से आप उस कंपनी के शेयर को परचेस करेंगे। सो फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेसमैन के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे बैलेंस शीट हो गया, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग पीरियड। ठीक है, और ये फाइनेंशियल पोजीशन ट्रेडिंग पीरियड के एंड के बाद बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट कंप्लीट होता है विथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साइमल्टेनियसली। देन आफ्टर हम क्या करते हैं ना, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, जिसे हम फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। फॉर दिस पर्पज ही हैज टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। तो इसीलिए वो क्या करता है ना, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करता है। कौन करता है ना, कोई भी एक बिजनेसमैन। ठीक है,
अब यहाँ पे हम देखेंगे मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट। आखिर ये एडजस्टमेंट क्या है? जो प्रीवियस क्लास में हम नहीं देखे थे वहाँ पे लिखा था विदाउट एडजस्टमेंट। नॉर्मली हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे, बट यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स का एंट्रीज होगा जिन्हें हम एडजस्टमेंट कहते हैं। आखिर एडजस्टमेंट में क्या होता है? नॉर्मली जितने क्वेश्चन हम प्रीवियस क्लासेस में यानी चैप्टर नंबर 1 में कवर किए थे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, वहाँ पे पर्टिकुलर एक बॉक्स होता था, उन बॉक्स में कुछ डेबिट बैलेंसेस दिए होते थे और कुछ क्रेडिट बैलेंस भी दिए होते थे, ठीक है। उनके बेसिस को ऊपर में हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते थे, देन बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे। बट यहाँ पे क्या है ना, बॉक्स के अंदर सारे ट्रांजेक्शन देने के बाद भी और कुछ ट्रांजेक्शन्स बॉक्स के बाहर रहते हैं, ठीक है, यानी उस ट्रायल बैलेंस से बाहर रहते हैं। जो जितना बॉक्स के अंदर आता है डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, जिसे हम ट्रायल बैलेंस भी कहते हैं, और जो सारे ट्रांजेक्शन्स इन बॉक्स के अंदर यानी ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आते हैं उन्हें नीचे लिखा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन के, और उसे हम एडजस्टमेंट कहते हैं। और उनका एंट्रीज भी कैसे होगा हम आगे चल के देखेंगे। फर्स्ट हम मीनिंग देखते हैं एडजस्टमेंट का। एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट्स सिंपली मीन्स ब्रिंगिंग इनटू रिकॉर्ड all those items which have not been included in the trial balance, ठीक है। तो बोलता है कि एडजस्टमेंट उन्हें बोला जाता है जो ट्रायल बैलेंस में कवर नहीं हुए हैं, ठीक है, यानी ट्रायल बैलेंस में वही ट्रांजेक्शन्स कवर किए जाते हैं नॉर्मली जो बिजनेस के विद इन पीरियड में हो चुके हैं, ठीक है, यानी उनका एक्सपेंसेस अगर हुआ है तो हम पेमेंट कर चुके हैं, इनकम अगर हुआ है हम रिसीव कर चुके हैं। तो जो ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट रहते हैं, ठीक है, तो वो ट्रांजेक्शन्स हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर आते हैं, ठीक है। बट एडजस्टमेंट एंट्रीज जो होते हैं, यहाँ पर क्या होता है ना, एक्सपेंसेस हो गया है बट पेमेंट नहीं हुआ है। मतलब कैसे हुआ है? मान लीजिए कि आप एक लेबर है जो का उसका अपना वर्क डन कर चुका है, ठीक है, या फिर मैनेजर है वो अपना मंथली सैलरी उसका पाने का डेट हो चुका है, बट हम मंथली सैलरी पे नहीं किए हैं, या लेबर को उसका लेबर चार्जेस पे नहीं किए हैं अब तक, तो जो ट्रांजेक्शन इनकम्प्लीट है जिसका एक्सपेंसेस हम अब तक पे नहीं किए हैं, या फिर कुछ ऐसा इनकम्स है जो कि हमारा इनकम डेट हो चुका है यानी अमाउंट रिसीव होने का डेट हो चुका है बट हम इनकम अब तक पाए नहीं, जिसे हम कहते हैं इनकम रिसीव बट नॉट येट, सॉरी इनकम रिसीव बट नॉट द रिसीव द पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है ना। सो यहाँ पे इनकम हो तो जाता है बट हम उसे रिसीव नहीं किए। तो इन तरह के एंट्रीज जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं और ये सारे एंट्रीज जो होते हैं हमारे एडजस्टमेंट में आते हैं, ठीक है। सो क्लियरली लिखा है व्हिच हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। इन अदर वर्ड आप इसे और तरीके से बोल सकते हैं, दे मीन्स bringing into record certain expenses of current period which are incurred but not yet paid, यानी खर्च तो हो चुके हैं बट उसे पेमेंट अब तक नहीं किया गया। जैसे अभी मैं बोला कि लेबर चार्जेस, लेबर काम कर चुका है बस उसे वेजेस पेमेंट नहीं हुआ है, मैनेजर्स का सैलरी हो चुका है, मंथ कंप्लीट हो चुका है बट उसके सैलरी अब तक हम पे नहीं किए हैं। तो इन तरह के एक्सपेंसेस जो अब तक पे नहीं किए गए हैं बट नॉट येट पेड, तो इन्हें हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है कि नहीं। ये हमारे बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, एक कर्ज है, क्योंकि हम अब वो हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस थे, अब हम उसे पे नहीं किए हैं अब तक। अगर नहीं पे किए हैं तो इस साल तो अगले साल ही पे करेंगे, तो ये हो गया हमारे बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज। सो यहाँ पे जो लिखा है जो एक्सपेंसेस हम हो गया है बट उसे पे नहीं किए हैं तो इन्हें हम आउटस्टैंडिंग कहते हैं, ठीक है। जब हम एंट्रीज करेंगे फाइनल अकाउंट में तो वहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, राइट, आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। तो इन तरह के ट्रांजेक्शन्स को हम एडजस्टमेंट कहते हैं। एंड सर्टन इनकम्स, उसी तरह यहाँ पे कुछ खर्च दिए गए हैं, यहाँ पे इनकम्स भी हैं, ठीक है। उसी तरह सर्टन इनकम्स ऑफ द करेंट पीरियड विच आर अर्न है, यानी हमारा इनकम डेट हो चुका है, यानी इनकम हम अब पाने का डेट हो चुका है बट हमें इनकम का अमाउंट अब तक हमें नहीं मिला है, ठीक है। बट नॉट एट रिसीव्ड, ठीक है, इनकम हो चुका है, क्लियरली बोलता है
एंड द सर्टेन इनकम्स ऑफ द करेंट पीरियड व्हिच आर अर्न, ठीक है, हम अर्न कर चुके हैं इनकम बट नॉट एट रिसीव, ठीक है, अब तक उसे रिसीव नहीं किए, ठीक है। Apportionment of the expenses paid during the current period and income received during the current period between the current period and the next period and bringing into account, ठीक है। तो जो सारे एक्सपेंसेस करंट पीरियड में आपके होते हैं, जो इनकम्स आपके करंट पीरियड में होते हैं, उनके एंट्रीज भी होंगे, विथ उनके साथ साथ उनके एडजस्टमेंट के एंट्रीज भी साथ में होंगे। बट सम एडजस्टमेंट के एंट्रीज कुछ लेस होंगे तो कुछ ऐड होंगे। अब वो कहाँ पे लेस होंगे और कहाँ पे ऐड होंगे और क्यों होंगे, इसका रीजन हम बाद में देखेंगे, ठीक है। सो अभी आते हैं हम इधर नॉन कैश एक्सपेंसेस सच एज डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, ठीक है। और यहाँ पे और कौन से जाते हैं हमको जैसे पता चल गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है, उनका एडजस्टमेंट होता है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस उनका होता है ना, एक्रूड इनकम जो बेसिकली हम अभी यहाँ पे पढ़े ना, इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द sorry here yes certain incomes of the current period which are earned but not at received, ठीक है, हम इनकम हो चुका है बट इसे रिसीव नहीं किए, तो इसे हम फाइनेंशियल अकाउंट में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अक्रूड इनकम। क्या कहते हैं? अक्रूड इनकम। यहाँ पे हम लिख लेते हैं अक्रूड इनकम, ठीक है, तो वहां पे हम एक्रूड लिखेंगे। उसी तरह जिस एक्सपेंसेस को हम अब तक पे नहीं किए हैं तो उसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहेंगे, ठीक है। अगर किसी इनकम को हम एडवांस रिसीव किए तो रिसीव इन एडवांस कहेंगे, ठीक है, इनकम रिसीव इन एडवांस, ठीक है। देन आता है अब डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन भी एडजस्टमेंट में जाते हैं, ठीक है। कुछ डेप्रिसिएशन जिन्हें ट्रायल बैलेंस में रखा जाता है नॉर्मली, और कुछ ऐसे डेप्रिसिएशन होते हैं जो कि ट्रायल बैलेंस के बाहर होते हैं। जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है यानी बॉक्स के बाहर है वो एडजस्टमेंट में जाते हैं, ठीक है। और उनका एंट्रीज डुअल एंट्री होता है, ठीक है ना, डबल एंट्री होता है। एक तो उनका पीएल अकाउंट में, जैसे कि हम डेप्रिसिएशन का अकाउंट प्रिपेयर करके आए थे विदाउट एडजस्टमेंट में, तो वहाँ पे हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, राइट। सो यहाँ पर भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। साथ ही साथ उसे है ना बैलेंस शीट के किस साइड में चार्ज किया जाएगा ना, एसेट साइड्स के फिक्स्ड एसेट के अमाउंट से उसे लेस किया जाएगा, क्योंकि ये अमाउंट माइनस कर दिया जाता है। अब ऐसा क्यों है? डेप्रिसिएशन नॉर्मली एक ऐसा अमाउंट है जो कि नॉन कैश एक्सपेंसेस है, ठीक है। अब नॉन कैश एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया? अब मान लीजिए कि हर फिक्स्ड एसेट आपके कंपनी में जो भी फिक्स्ड एसेट है ना रन कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, तो उनका एक सर्टन लाइफ स्पैन होता है, ठीक है ना, पर्टिकुलर। किसी का 10 ईयर्स होता है, किसी का 5 ईयर्स होता है। तो 10 ईयर 5 ईयर कंप्लीट होने के बाद वो मशीन जो होते हैं, ठीक है, अनफिट हो जाते हैं आपके बिजनेस के लिए, ठीक है। तो सारे एसेट्स को आप क्या करेंगे? आप उस एसेट को स्क्रैप वैल्यू में सोल्ड कर देंगे, फिर उस एसेट के जगह न्यू एसेट आप खरीदेंगे। सो जो न्यू एसेट खरीदेंगे उसके लिए क्या करते हैं आप, हर साल है ना एक अमाउंट नेट प्रॉफिट से माइनस करके एक अकाउंट खोलते हैं और उस अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपको मशीन खरीदना है, ठीक है, ऑलरेडी एक मशीन इंस्टॉल्ड है, रन कर रहा है, बट इसका लाइफ स्पैन है 10 ईयर। 10 ईयर के बाद ये मशीन खराब हो जाएगा, इसके जगह नया मशीन खरीदना है। तो अब जो नया मशीन खरीदना है तो उसके लिए जो हम अमाउंट है ना इकट्ठा करेंगे वो कैसे करेंगे ना, हर साल हम नेट प्रॉफिट से एक अमाउंट को माइनस करके डिपॉजिट कर देंगे एक अकाउंट में, जिसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर उसी पैसे को हम 10 ईयर्स कंप्लीट जब हो जाएगा तो उस पैसे से हम न्यू मशीनरी जो है खरीद पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसे कहते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। सो ये पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में भी चार्ज होगा और ये एसेट साइड में एसेट के वैल्यू से माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग
उसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी, ये भी हमारे एडजस्टमेंट में आते हैं। ये ट्रायल बैलेंस के बाहर अगर हैं तो इन्हें एडजस्टमेंट में काउंट किया जाता है, ठीक है। ये अमाउंट जो लोन इशू करते हैं अपने ही बिजनेस से, उसको ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये बिजनेस के लिए एक इनकम है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसका एंट्री होता है, ठीक है। ओके, और इसका एंट्री और कहाँ पे होता है? बैलेंस शीट में भी इसका एंट्री होता है, ठीक है ना। बैलेंस शीट में इंटरेस्ट ऑन है ना ड्राइंग जो है, ठीक है, ऐड हो जाता है किसके साथ ना, कैपिटल के साथ ऐड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बिजनेस के लिए एक इनकम है। एंटिसिपेटेड लॉस एक तरह का ऐसा लॉस है जो कि फ्यूचर में हो सकता है, ठीक है ना, जो से है ना हमें पता नहीं, बट हमें डाउट है ऐसा कि फ्यूचर में कुछ सर्टेन लॉसेस हो सकते हैं। तो उन लॉसेस को फेस करने के लिए कुछ अमाउंट हम बैकअप में रखे हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं एंटिसिपेटेड लॉसेस। सच है जैसे कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स मतलब, प्रोविजन का मतलब एक ऐसा अमाउंट हम रखे हैं जो फ्यूचर में हमें बैकअप देगा, उसे हम प्रोविजन कहते हैं, यानी फ्यूचर फैसिलिटी। किसके लिए? बैड डेब्ट। कुछ ऐसे डेप्टर हैं जो कि हमारे से रॉ मटेरियल क्रेडिट में परचेस करते हैं, फिर प्रॉमिस करते हैं कि पर्टिकुलर डेट में पेमेंट करेंगे, फिर उसे वो पेमेंट नहीं करते हैं, देन वहां से भाग जाते हैं, ठीक है, यानी कंपनी के लिए टोटल वो पैसा डूब ही जाता है। तो इन तरह के डेप्टर्स को हम क्या कहेंगे? बैड डेप्ट, ठीक है। तो ये जो बैड डेप्ट है बिजनेस के लिए एक लॉस है। तो इस लॉस को फेस करने के लिए कुछ अमाउंट रखा जाता है जिसे हम कहते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। सिमिलरली और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स। कुछ डेप्टर्स ऐसे भी हैं जो पे नहीं करते टाइम में, तो कंपनी उन्हें क्या करता है? एक डिस्काउंट ऑफर करता है, ठीक है। मान लीजिए कि 1 लाख रुपीस का रॉ मटेरियल परचेस किया था, ठीक है। अब यहाँ पर हम उसे 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। अब उसे देना कितना था? 1 लाख देना था। अब वो दे नहीं रहा है, तो हम उसको बोले कि ठीक है 10% हम डिस्काउंट तुझे देते हैं और 90% जो है पेमेंट करेगा, यानी 90,000 पेमेंट करना होगा 1 लाख के बदले, ठीक है। अगर 90,000 तू पेमेंट कर देता है तो तेरा अकाउंट हम क्लोज कर देते हैं, अकाउंट क्लियर हो जाता है। तो इसमें क्या होता है ना, डेप्टर्स जो होते हैं अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, कि उनके पास एक चांस आया कि ठीक है 1 लाख का तो हम मटेरियल लिए थे, अब हम 90 में उसे क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह कंपनी क्या करता है, एटलीस्ट बैड डेप्ट होने से ही अपने आप को बचा लेता है कुछ डिस्काउंट देकर, ठीक है कि, तो यहाँ पैसे रिकवर हो जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम, ये भी एक तरह का लॉस है। जो यहाँ पे हम देखें जो गैप, जो 1 लाख का हमारा रॉ मटेरियल वो लिया था बट पेमेंट किया 90,000 10% डिस्काउंट के बाद, सो जो 10,000 बीच में जो गैप रह गया क्या है? एक डिस्काउंट है ना, तो ये डिस्काउंट जो हो गया हमारे बिजनेस के लिए लॉस है, ठीक है। तो इस लॉस को फेस करने के लिए एक अमाउंट रखा जाता है बैकअप, ठीक है, जिसे हम प्रोविजन कहते हैं। ये रहा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स एंड एंटिसिपेटेड गेन्स लाइक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ठीक है। उसी तरह कहता है कि एंटिसिपेटेड गेन्स भी हो सकते हैं फ्यूचर में, कभी कभी है ना प्रॉफिट होने का चांसेस भी होता है, ठीक है, हो भी सकता है, मे बी मे नॉट भी, ठीक है। मान लीजिए कि सिमिलरली आप कहीं से क्रेडिट परचेस किए थे, ठीक है, तो क्रेडिटर को टाइम में पेमेंट आप नहीं किए, तो क्रेडिटर आपको सेम ऑफर दे रहा है, ठीक है, कि 10% आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, आप अपना पेमेंट क्लियर करिए, ठीक है। तो 10% वो हमें डिस्काउंट दिया, तो 10% डिस्काउंट हम रिसीव किए ना, तो डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक डिस्काउंट अलाउड, एक डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, सो डिस्काउंट रिसीव इज अ टाइप ऑफ गेन, ठीक है। सो ये जो गेन है ये हमारे लिए हो गया एंटिसिपेटेड गेन लाइक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ठीक है। एडजस्टमेंट आर रिकॉर्डेड थ्रू द एडजस्टिंग एंट्रीज, है ना। एडजस्टमेंट को हम रिकॉर्ड करते हैं कहाँ पर ना, एडजस्टिंग है ना एंट्रीज में, ठीक है, यानी इनके लिए सेपरेट जर्नल एंट्रीज भी पास किया जाता है, ठीक है, एडजस्टमेंट के लिए। द जर्नल एंट्रीज passed for adjustment at the end of the trading period are called adjusting entries, ठीक है। सो कहता है कि ट्रेडिंग पीरियड के एंड में, ठीक है, एट द एंड ऑफ द
ट्रेडिंग पीरियड। जब ट्रेडिंग पीरियड हमारा कंप्लीट हो जाता है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट हम कंप्लीट कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, तो उसके बाद हम एडजस्टमेंट के एंट्रीज को पास करते हैं। और उनके लिए अगर क्वेश्चन में बोला है जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करने के लिए, तो आप जर्नल एंट्री पास करेंगे। अगर क्वेश्चन में साइलेंट है, जर्नल एंट्रीज के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि जर्नल एंट्री प्रिपेयर करें, राइट। सो ये थे हमारे इंट्रोडक्शन एंड नीड्स, देन मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट। इसके बाद हम आएंगे है ना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडजस्टमेंट, क्यों एडजस्टमेंट हम करते हैं, ठीक है ना, बिजनेस के लिए क्यों ज़रूरत है, ठीक है। सो हमारे पास बोर्ड इनसफिशिएंट है राइट करने के लिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। देन नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट, राइट। ओके, सो हम यहाँ पे राइट किए हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट, यानी एडजस्टमेंट का एम क्या है, क्यों हम एडजस्टमेंट करें, ठीक है। सो फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट्स आर, यहाँ पे बिट बाय बिट दिया है, 5 बिट्स में से कवर किया है। सो फर्स्ट बिट में यहाँ पे लिखता है टू ब्रिंग इनटू रिकॉर्ड ऑल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सो दैट द एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू द करेंट ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे किनको, सारे ऑल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को, ठीक है। एडजस्टमेंट का एम ही है कि सारे जितने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे एक्सपेंसेस यानी जो है ना हो चुका है, जैसा कि लेबर हो चुका है बट लेबर पेमेंट नहीं किया गया है, ठीक है। लेबर वर्क हो चुका है, लेबर पेमेंट नहीं हुआ है। मैनेजर का सैलरी पीरियड हो चुका है बट उसे सैलरी अब तक हम नहीं पे किए हैं। तो इस तरह के जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें हम आउटस्टैंडिंग कहते हैं, तो उनका एडजस्टमेंट करना ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट है एडजस्टमेंट का, ठीक है। सो दैट ऑल द एक्सपेंसेस पर्टेनिंग का मतलब हो गया एग्जिस्ट टू द करेंट ईयर, जो करेंट ईयर में जो एग्जिस्ट करता है। ध्यान रहे एडजस्टमेंट ओनली पर्टिकुलर करेंट ईयर, यानी एक ही साल का ही, जिस साल का हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसी साल का ही एडजस्टमेंट का एंट्रीज फाइनल अकाउंट में होगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर का ऐसा कुछ नहीं होता। वेदर है ना पेड और नॉट, चाहे वो एक्सपेंसेस पे किए गए हों तो भी उनका एंट्री होगा, नहीं किए गए हैं तो आउटस्टैंडिंग करके उनका एंट्री होगा। आर काउंटेड फॉर ड्यूरिंग द करेंट ईयर, ये ड्यूरिंग ईयर में ही काउंट किया जाता है। अब आते हैं सेकेंड बिट में, टू एडजस्ट द प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसे कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनका एडवांस हम पेमेंट कर चुके हैं, यानी लेबर से काम करवाने से पहले ही उसका लेबर चार्जेस पे कर चुके हैं। सैलरी मैनेजर्स का एडवांस में हम पेमेंट कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम कहेंगे प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड वेजेस, ठीक है। तो इनके एंट्रीज भी है ना पर्टिकुलर ईयर में ही, जिस साल आप अकाउंटिंग पे फाइनल अकाउंट बना रहे हैं अकाउंटिंग पीरियड में, तो उसी साल में ही इसका एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है so that only the expenses pertaining to the current year are counted for the during the current year. So particularly current year उसी साल का एंट्री भी करा जाएगा, चाहे वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो या फिर वो प्रीपेड एक्सपेंसेस हो। थर्ड बिट में लिखा है टू ब्रिंग इनटू रिकॉर्ड ऑल आउटस्टैंडिंग इनकम्स, बोलता है कि खाली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं, हम बीट 1 में कवर किए थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पे हम देखेंगे आउटस्टैंडिंग इनकम्स, कुछ ऐसे इनकम्स जो कि इनकम हो चुके हैं बट उनके पैसे हम रिसीव नहीं किए हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है दैट इज इनकम दैट हैव बीन अर्न्ड, इनकम हम अर्न कर चुके हैं ड्यूरिंग द करेंट ईयर, ठीक है, बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है, बट वो पेमेंट हमको अब तक नहीं मिला है, ठीक है। सो इनके एंट्रीज भी होंगे यहाँ पे, सो दैट ऑल द इनकम्स पर्टेनिंग टू द करेंट ईयर, और ये सारे इनकम्स जो हैं एग्जिस्ट करते रहेंगे, पर्टेनिंग करते रहेंगे करंट ईयर के लिए, यानी उसी साल के लिए, जिस साल के लिए आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। वेदर रिसीव्ड, अगर आप इनकम रिसीव कर लिए तो भी इनका रिकॉर्ड होगा, और नॉट, अगर नहीं भी रिसीव किया तो भी इनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, इनका एडजस्टमेंट होगा। अकाउंटेड फॉर द ड्यूरिंग द करेंट ईयर। फोर्थ बीट में आता है टू एडजस्ट द अनअर्न्ड इनकम्स, है ना, कुछ ऐसे इनकम जो कि अर्न ही नहीं हुए हैं, ठीक है कि नहीं, और इनकम रिसीव्ड,
और या फिर हमें इनकम रिसीव कर लिए हैं, कैसे ना, इन एडवांस, कोई काम नहीं किए हैं बट उसके पेमेंट पहले से ही ले चुके हैं, ठीक है। सो इनकम रिसीव इन एडवांस, सो दैट ओनली इनकम्स रिलेटिंग टू द करेंट एंड ईयर काउंटेड फॉर द ड्यूरिंग करेंट ईयर। तो ये करेंट ईयर उसी साल के लिए जिस साल में हम इनकम एडवांस में लिए हैं, ठीक है, पेमेंट एडवांस में लिए हैं, या फिर अनअर्न्ड इनकम है, ठीक है कि नहीं, इनकम हो चुका है बट पेमेंट हम अब तक पाए नहीं है, तो इनके सारे भी रिकॉर्ड्स जो है एडजस्टमेंट में एंट्रीज किए जाएंगे, ठीक है। इन्हें भी एडजस्टमेंट बोला जाता है और ये पर्टिकुलर सेम ईयर के लिए होते हैं जिस साल आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। लास्ट बिट यहाँ पे बोलता है टू प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। डाउटफुल डेब्ट वो डेब्ट ये कौन से डेब्ट हैं, ठीक है। सम डेब्टर्स क्या होते हैं जिनके ऊपर हमें डाउट हो जाता है कि फ्यूचर में ये पेमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है कि नहीं, ये बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। बैंकक्रप्ट का मतलब होता है डूब जाना, ठीक है कि नहीं, यानी ये पैसे अब मिलेंगे नहीं, उसका बिजनेस, ठीक है कि नहीं, इंसॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर बिजनेस उसका इंसॉल्वेंट हो गया तो उसे हम इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करेंगे। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कंगाल हो जाना, यानी उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, अब वो आपको पे नहीं कर पाएगा। तो इन तरह के डेप्टर्स को हम क्या कहते हैं, डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। तो इनके भी एडजस्टमेंट हम अपने बिजनेस में करेंगे, ठीक है। तो एक तरह का लॉस है, इनका भी एंट्रीज उसी साल प्रिपेयर किया जाएगा। अगर किसी डिस्काउंट दिए हैं किसी डेप्टर को, ठीक है, तो उनका भी एंट्रीज होगा पर्टिकुलर सेम ईयर का, ठीक है। यहाँ ध्यान रहे सेम ईयर का, जिस साल का आप अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं उसी साल का ही आप एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे। जो जो एडजस्टमेंट आपके पर्टिकुलर ईयर के रहेंगे वो उसी साल में ही एंट्रीज किए जाएंगे, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन हो, है ना, फिक्स्ड एसेट का पर्टिकुलर उसी साल का डेप्रिसिएशन जितना रहेगा उसी का ही एडजस्टमेंट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कितना पे किया गया है उसका भी कैलकुलेशन उसी साल होगा और उसका एडजस्टमेंट भी होगा, ठीक है, एसेट्रा। सो दैट करेक्ट और है ना करेक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द करेंट ईयर कैन बी एसेटन। एसेटन का मतलब हो गया फाइंड आउट, ठीक है। तो हमारा मेन पर्पज है कि हम करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, जो बिजनेस का होता है एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर द करेंट पीरियड मीन्स फॉर द पर्टिकुलर ईयर को फाइंड आउट करने के लिए ये हमारा जो पर्पज होता है। सो इसलिए हम सारे एडजस्टमेंट को करते हैं ताकि अगर एक भी एडजस्टमेंट छूट गया तो हमारे जो नेट प्रॉफिट होंगे या फिर नेट लॉस होंगे वो करेक्ट फिगर में नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमारा एम होता है एडजस्टमेंट का कि सारे एंट्रीज को पर्टिकुलर ईयर के लिए एडजस्ट किया जाए, किसके साथ ना, फाइनल अकाउंट के साथ। फाइनल अकाउंट कब, जैसे कि हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उनमें एडजस्टमेंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी एडजस्टमेंट होता है, बैलेंस शीट में भी एडजस्टमेंट होते हैं, ठीक है। तो कुछ एडजस्टमेंट ऐसे हैं जो ओनली बैलेंस शीट में जाते हैं, कुछ एडजस्टमेंट ऐसे हैं जो ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में जाते हैं या फिर पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट में जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सारे एडजस्टमेंट जो होता है पर्टिकुलर ईयर में ही इनका एंट्री किया जाता है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया ऑब्जेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट। इसके बाद हम मेन पार्ट में आएंगे जहाँ पे हम देखेंगे कि इन तरह के जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस या इनकम इन एडवांस, ठीक है, अक्रूड इनकम, इनका एंट्रीज कैसे होगा, उसका जो फॉर्मेट है, ठीक है, उस फॉर्मेट को हम प्रिपेयर करेंगे। उस फॉर्मेट को आपको मेमोराइज करना होगा, उसे याद करना होगा। अगर आप उस फॉर्मेट को याद नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, बोर्ड हमारे पास ऑफिशियल नहीं है, देन हम फॉर्मेट की ओर आते हैं। ओके, सो यहाँ हम इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट राइट कर चुके हैं और उनका एंट्रीज किस तरह ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा और बैलेंस शीट में होगा। बस यही जो है फॉर्मेट है। अगर इस फॉर्मेट को आप याद रख लेते हैं देन फाइनल अकाउंट आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर इसे याद नहीं रख पाएंगे तो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट के यहाँ पे देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग पे एक्सपेंसेस पे हम एग्जांपल के तौर पे सैलरी लिए हैं, टू सैलरी यहाँ पे हमें लिख लेना है, उसका अमाउंट ऐड करना है अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा। ध्यान रहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे ऐड होता है, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे ऐड होगा
और वही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बैलेंस शीट के किस तरफ आएगा, ना लाइबिलिटी साइड में आएगा। क्लियर? ओके। देन आ गया हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस में हम यहाँ पे लिए हैं रेंट को लिए हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे रेंट यहाँ पे अमाउंट लिखना है लेस प्रीपेड रेंट। अगर रेंट हम एडवांस पेमेंट कर दिए तो उसे हम माइनस यहाँ से करेंगे और नेट वैल्यू यहाँ लिखेंगे, और यही प्रीपेड रेंट को हम कहाँ पे एंट्री करेंगे, सीधे लगाकर एसेट में, क्योंकि यहाँ एडवांस में हम पेमेंट करें तो ये हमारा एसेट है। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी को आया और प्रीपेड एसेट को आया, ठीक है। और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग ऐड हो रहा है, प्रीपेड माइनस हो रहा है, लेस हो रहा है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, हम रेंट एग्जांपल पे लिए, मान लीजिए कि हम रेंट रिसीव्ड किए, ठीक है। अब रिसीव्ड इन एडवांस जो है हम पहले से ही ले चुके थे, ठीक है, तो उसे हम एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो हम यहाँ पे माइनस कर लिए अमाउंट को, तो नेट अमाउंट यहाँ पर आ गया रेंट रिसीव्ड। ओके, अब यही है ना रिसीव्ड इन एडवांस को हम कहाँ पे एंट्री करेंगे, इनका एंट्री होगा रिसीव्ड इन एडवांस का इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये हो गया हमारा लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि हम पहले से ही ले चुके हैं ये। ओके, अब आते हैं एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का एंट्री कहाँ होगा, जैसे कि हम यहाँ पे लिए हैं इंटरेस्ट, एक एग्जांपल पे लिए कि कुछ इंटरेस्ट हम रिसीव किए हैं, ठीक है। अब ऐसा इंटरेस्ट जो कि इंटरेस्ट हमें पाने का डेट तो हो चुका है बट इंटरेस्ट हम पाए नहीं हैं, यानी इनकम हो चुका है, इनकम अर्न, अब तक हम अर्न नहीं किए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है उनमें ऐड होगा इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड बट इंटरेस्ट अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड। तो इनके है ना बैलेंस शीट में कहाँ पे इसका एंट्री होगा, ना एसेट साइड में यहाँ पे एंट्री होगा, ठीक है। ओके, सब डुअल एंट्री हम दिखा रहे हैं। अब आ गया क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसका एंट्री होगा, ठीक है। अगर आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिया गया है, एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक है, देन उसका डबल एंट्री होगा, ठीक है कि नहीं। तो वहाँ पे है ना ट्रेडिंग अकाउंट में भी जाएगा और आपका है ना कहाँ पे जाएगा, ना बैलेंस शीट में जाएगा। सो हम क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ बैलेंस शीट में राइट कर लिए हैं, ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट में भी आप यहाँ क्लोजिंग स्टॉक में डाल सकते हैं, ठीक है, टू क्लोजिंग स्टॉक। देन लास्ट आया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है एक एक्सपेंसेस है, ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंसेस। मान लीजिए कि हम मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चार्ज हो गया। हम पहले फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करे हैं, उसमें पता चला हमें। अब ये डेप्रिसिएशन इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा ना, जब बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करेंगे तो मशीनरी का वैल्यू यहाँ पे राइट कर देना है, लेस लिखना है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, यानी मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन जितना चार्ज किए रहेंगे मशीनरी के वैल्यू से उसे माइनस कर देना है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आप नेट कॉस्ट ऑफ मशीनरी, यानी मशीनरी का डेप्रिशिएटेड वैल्यू, ठीक है, यानी डेप्रिसिएशन होने के बाद बचा वैल्यू कितना है। तो ये थे हमारे बेसिक 6 एंट्रीज जो हैं। अगर इन एंट्रीज को आप याद रख लेते हैं देन बैलेंस शीट आप आप फाइनल अकाउंट इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं विथ एडजस्टमेंट, राइट। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। ओके, तो इस क्लास में हम कवर कर लिए हैं इंट्रोडक्शंस, राइट। जो नेक्स्ट क्लास होंगे वो हमारे इलस्ट्रेशंस को होंगे। अगर आपको हमारा स्टडी प्रोसेस अच्छा लगता है तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि नीडी स्टूडेंट्स तक हमारे वीडियो पहुंच पाए और घर बैठे वो अपना सिलेबस कवर कर पाए, राइट। हैव अ गुड डे।